इंटरनल वो होता है कि जो कि हमारे बिजनेस को इंटरनल इफेक्ट करता है, और एक्सटर्नल जो हमारे बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करता है। इंटरनल में जैसे कि हो गया हमारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गए, फिर ये लेबर इश्यूज हो गया, बहुत चीज हो गया। और एक्सटर्नल में हम लोग जैसे कि कोई लॉ 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 पास हुआ, कोई लीगल थॉट हुआ, कुछ भी इंटरनल में सोशल क्या वाला या हुआ? फिर इंटरनल में नेचर क्या की हुआ? तरह। इंटरनल में मैम जो कि जैसे कि लेबर का इशू हो गया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया, जो कि फर्म जो को कंट्रोल अंदर होता से है इफेक्ट, मैम ऑर्गेनाइजेशन में, वो हो गया ना जो इंटरनल। अंदर से, हाँ जो अंदर से इफेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैम। प्रॉब्लम हो ये तो मैंने नहीं बताया था। इंटरनल मैम ये कंपोनेंट मैंने क्या क्या होता है, इफेक्ट्स, बस कंपोनेंट आप बताइए। इट इज, हाँ कंट्रोलेबल, ये तो सही है। यस मैम। कंपोनेंट अलग से बताया गया था आप लोगों को, इवन बुक में भी है। यस मैम। कंपोनेंट मैम, मैम वैल्यू सिस्टम हो गया, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव हो गया, और कॉर्पोरेट हो गया मैम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, एचआर हो गया मैम। ये सब था ना कंपोनेंट। यस मैम। यस मैम। और एक्सटर्नल में कंप्लीट करिए एक्सटर्नल स्वाति। तो नहीं, आपकी बारी आ रही है। हाँ स्वाति। मैम कंपोनेंट तो नहीं पता मैम, बस इतना पता है ये दोनों इफेक्ट करता है बिजनेस तो में, कंपोनेंट की वो क्लास में ध्यान नहीं है। पढ़ेंगे। मैम एक्सटर्नल यस का मैं क्लास मैम, मैम थी तो मैं सारे क्लास में। एक्सटर्नल क्लास मैंने इंटरनल किया था। इंटरनल में क्या हुआ, कल्चर याद करिए। वो जो ऑफिस वाला, वो ब्यूरोक्रेसी वाला जो एग्जांपल मैं दे रही थी, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब है तो एक कल्चर हो जाता है कि हाँ मतलब 9 to 6 का जॉब है, उसके बाद घर जाना है। प्राइवेट जॉब है तो हाँ भाई, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मतलब नाइट शिफ्ट भी लोग करते हैं। ये कल्चर है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंटरनल है। कल्चर और वैल्यू सिस्टम हो गया। गोल्स जो बनाते हैं, ऑब्वियसली वो बाहर वाला आके गोल सेट नहीं करता है। ठीक है, गोल्स या ऑब्जेक्टिव या विजन मिशन जो भी सेट होता है वो अंदर वाला ही करता है। तो ये भी इंटरनल वाला ही कंपोनेंट है, राइट। जो आपके एचआर है, यानी जो भी ह्यूमन रिसोर्स से आप काम ले रहे हैं, वो भी अगेन आपका इंटरनल ही है ना। इसी सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये यस सारा मैम। कंपोनेंट्स है। अब एक्सटर्नल का कौन कौन सा कंपोनेंट, आगे बढ़िए स्वाति। मैम कंपोनेंट्स नहीं ध्यान है, बताया तो था मैम आपने, तो मैंने बस ये पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा आपने, ठीक है बताइए। वो नहीं पढ़ा तो मैंने बस वो पढ़ लिया कि क्या क्या इफेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस में। ठीक है, क्या करता है एक्सटर्नल, आगे बढ़िए। जो भी आप पढ़े बताइए आगे। ठीक, लेकिन मैम मैम आप कंपोनेंट तो बता दीजिए इंटरनल का क्या क्या था। अभी मैं इंटरनल का ही कंपोनेंट बताइए। मैं तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल का का मैम मैम। आप बता रही थी ना, तो फिर एक्सटर्नल एक्सटर्नल का में क्या पूछी थी क्या ना मैम। बताइए। जितना पेस्टल मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था ना, पेस्टल पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, इकोलॉजिकल हो यस गया, मैम। मैम टेक्नोलॉजिकल हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजिकल हो गया, है ना। ये सारा इन्वायरमेंट यस एक्सटर्नल हुआ मैम, ना। याद करिए, पॉलिटिकल में एग्जांपल दिया था मैंने वो जनता यस गवर्नमेंट के बारे में, कि उनकी जब सरकार थी तो उस टाइम क्या हुआ था। यस मैम, यहाँ के लोग कर रहे थे वो काम, मैंने, यस मैम ये डायमेंशन, ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आपने डायमेंशन बताया था एक रेगुलेटरी फॉर्म का, फिर एक 1990 ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बताया था। याद आ रहा है सब। ये डिफरेंट, यस मैम डायमेंशन आपने बताया था माइक्रो एनवायरनमेंट का था, जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मतलब एस्टेब्लिश में मैंने 19 जो आया था जनता गवर्नमेंट 1977 में, जिसमें से जितने भी अंदर के मतलब कि बाहरी फैक्ट्री थी जैसे कोको कोला आईबीएम, उनको बाहर जाना पड़ा था, कंट्री से निकाल दिया गया था। फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के वजह से मतलब, और फिर ये हमारे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके वजह से एक आया था एलपीजी, जिनके वजह से जितने भी बाहरी बाहरी फैक्ट्री है उनको अंदर आने की इजाजत मिल गई थी। कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं होगा, कोई भी नए कंपनी के लिए कोई भी ज्यादा लीगल प्रोसेस नहीं होगा, आप आराम से कोई कंपनी बैंक वगैरह खोल सकते हैं। फिर रेगुलेटरी के बारे में बताया था इसमें जो कि गवर्नमेंट इसमें जितना भी मतलब कि कोई भी एक लीगल फॉर्म के जरिए कंपनी खुलती है, जिसमें से जिसमें से 4 लीगल फॉर्म होता है। एक प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, जिसमें से प्रमोशन में हम लोग आइडिया ऑफ बिजनेस होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन में हम लोग नए बिजनेस को रजिस्टर करते हैं कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए। स्टेजेस ऑफ कंपनी यहाँ कैसे आ गया, हालांकि ये बात मैम आप मतलब डाल आगे सकते मैं हैं। बता रही थी, ये आप डाल मैम सकते हैं। बता रही हूँ क्या, यस मैम।
ये मैं बता रही हूँ कि आपने जितने एग्जाम्पल दिया था मैं उस तरीके से बता रही हूँ। ठीक है। हाँ, कंपनीज मुझे एक्ट में बताना दे है। रखा है कि ऐसे ही कंपनी, आपको मैं बता चुकी हूँ पूरा जिस्ट, आपको बताना है कि आप उस चैप्टर में क्या क्या समझे, ऑब्वियसली यस मैम। पूरा बताना है, पूरा चैप्टर। मतलब नहीं पढ़े नहीं नो मैम, पढ़े हुए मैम, सारा पढ़े हुए। तो फिर फिर मैम मैं आपने माइकल पोर्टर, माइकल मैम ये पोर्टर लॉ बताया था कि इसमें जो भी इट इज वाइडली यूज मॉडल होता है जो कि इस मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी बिल्डअप करता है। इसमें फाइव फोर्सेस होते हैं, जैसे कि थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंस होता है, सुटेबल प्रोडक्ट होता है, पावर ऑफ बायर और कस्टमर, और पावर ऑफ सप्लायर के बारे में बताया था, और फिर टेबल नई प्रोडक्ट कंपनी थोड़ी का है, आना। टेबल बट प्रोडक्ट मैम है क्या? फाइव, फाइव फोर्स में सब वो सॉरी सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मैम बताया था आपने। फिर राइवल, कोई भी नई कंपनी का राइवल के बारे में, फिर पावर ऑफ बायर और सप्लायर के बारे में मैम आपने बताया था। और फिर और उसके बाद, और फिर मैंने आपने मैम 3 अप्रोचेस के बारे में बताए थे। पहले वो फाइव फोर्सेस अफेक्ट कैसे करता है, नाम तो ठीक है सही बोले, लेकिन वो कैसे अफेक्ट करता है पांचों फोर्स आपके इंडस्ट्री पे? कि कोई भी नई कंपनी के आने के बाद कंपटीशन हो जाता है। ठीक है। कोई भी नई, और फिर उसके बाद फिर, और ध्यान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। इससे आपको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ लैकिंग है, आगे चलिए, आगे बढ़िए, और क्या क्या पता है? फिर आपने मैंने पावर ऑफ सप्लायर, पावर ऑफ बायर बताया था। बायर पावर इज कैपेबल फॉर द बायर एंड द कस्टमर ऑफ इंडस्ट्री, जो कि इन जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, पैटर्न बनाता है, प्राइस और टर्म ऑफ परचेज। जब भी बायर और फ्यू इन अ नंबर होता है, और फिर बायर फ्यू इन अ नंबर होता है, तो फिर जब बायर का नंबर बहुत फ्यू होता है और सप्लायर ज्यादा होता है, तो बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होता है। और फिर और पावर ऑफ सप्लायर में मैम आपने ये बताया था कि जैसे कि बायर बहुत सारे हैं और हमारे पास प्रोडक्ट का कोई भी सप्लायर जो भी है वो बहुत कम है, तो हमारे बार्गेनिंग पावर बहुत लो जाएगा। जो भी हमारे सप्लायर पावर, जो भी हमारे सप्लायर जो भी हो, वो जितना प्राइस बोलेंगे बायर को उतनी प्राइस में खरीदना पड़ेगा प्रोडक्ट को। मैं उस दिन भी आपको यही कंफ्यूजन था, उस दिन मैं बताई कि सप्लायर अलग, बायर अलग, बीच में है इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री का आप पहले लीजिए और बायर के बार्गेनिंग पावर से कंपैरिजन करिए। अगर सप्लायर, मान लीजिए सप्लायर ही अगर आप ले रहे हैं, तो सप्लायर अगर एक ही है देने वाला, ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर किसका अधिक? यस मैम। किसका? मैम क्या बोली, आवाज मैम कट गया एक बार्गेनिंग, मिनट। अगर मान लीजिए एक ही सप्लायर, आप मान लीजिए कुछ बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, आपको मैं लकड़ी प्रोवाइड करने वाली सिर्फ मैं हूँ, तो प्राइस यस मैम। में आप जीतेंगे या मैं जीतूंगी? क्योंकि मेरे अलावा आपके मैम पास आप ऑप्शन ही जीतेंगे। नहीं है, मैं ही ना, यानी सप्लायर, नो मैम। यस यानी मैम। सप्लायर, क्योंकि सप्लायर अगर एक है तो आप दूसरे के पास जा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब आपके लिए यस कंपटीशन मैम। टफ है ना। आपको ऑटोमेटिकली जब रॉ मटेरियल आप महंगा खरीद रहे हैं, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट तो महंगा बेचना ही पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़िए। मैम वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास सप्लायर बहुत कम ही होंगे और बायर ज्यादा होंगे, तो जो भी सप्लायर प्राइस डिसाइड करेगा, तो हमें तो वही प्राइस में ना प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो यही तो मैं बता रही थी मैं पावर ऑफ सप्लायर के में। आप क्या बताए थे, आप बायर को भी साथ में ही इंक्लूड कर दिए थे, बायर को, सप्लायर को, सबको अलग मैम अलग। वो पावर ऑफ बायर में बताई थी मैं, कि पावर ऑफ बायर में जब ठीक है, होगा आगे कि सब। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, रिकॉर्डिंग है मेरे ठीक पास। है, हो सकता है बट मुझे नहीं लगता मैम। चलिए आगे बढ़िए। स्वाति, आपकी कोई भाई बहन वगैरह हैं क्या? यस अच्छा, मैम। बहन के बारे में तो बताइए, और भाई भी है ना? यस मैम। हाँ, तो हमेशा आप ही जीतते होंगे, किसी को यस जीतने ही नहीं देते होंगे आप, झगड़ा। मैम। हाँ, मैम ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं सही हूँ तो फिर मैं। और फिर आपने बताया था कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग में भी
चार फैक्टर आते हैं, जिसमें से एक इवेंट आता है, एक ट्रेंड आता है, एक इशू आता है, एक एक्सपेक्टेशन आता है। इवेंट में इम्पोर्टेंट और इवेंट में आता है इम्पोर्टेंट एंड स्पेसिफिक होता है, जो भी इवेंट हो, जो भी सेक्टर होता है जो प्लेस एक लेता है, जिसको हम लोग इवेंट कहते हैं। ट्रेंड में होता है कि जो कि उस समय टेंडेंसी जो भी कुछ होता है, जो कि एक्शन के और इवेंट के थ्रू उस समय प्लेस पे ट्रेंड करता होता है कोई भी चीज, जो ट्रेंडिंग में होता है। इशू द करंट, जब भी कोई भी क्राइसिस या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवेंट और ट्रेंड के बीच कोई भी इश्यूज आ जाते हैं। और फिर द डिमांड मेड बाय इंटीग्रेटेड ग्रुप इन द लाइट ऑफ देयर सर एक्सपेक्टेशन। मतलब मैम हो गया कि कोई भी डिमांड उस, मतलब कि मैम ये नहीं पता मेरे को, कि ध्यान में नहीं आ रहा कुछ। कौन सा पॉइंट? एक एक्सपेक्टेशन वाला मैम बताया था उसने, वो ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। एक्सपेक्टेशन, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है सर्टेन सिनेरियो की वजह से? कस्टमर एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे। यस मैम, जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग में एक आपने बताया था। वही ना, आप चार फैक्टर की बात करें, चार, इवेंट, ट्रेंड, यस इशू, मैम, यस एक्सपेक्टेशन, मैम, वही ना। यस यस, हाँ, तो एक्सपेक्टेशन वही यहाँ मैम। तो कस्टमर जो का क्या कस्टमर, expectation? यस मैम, आगे बढ़िए। यस मैम। और फिर आपने उस और फिर दो, एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है, एक वर्बल और एक वर्बल के बारे में बताता है। जैसे वर्बल में हम लोग लेते हैं मीडिया के थ्रू, किसी के फर्म एम्प्लॉय के थ्रू जो हमें बताता है इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आपने बताया था वर्बल, जो सोर्सेस ऑफ वर्बल हुआ इंफॉर्मेशन, जो मीडिया हो गया, फर्म हो गया, किसी कस्टमर के थ्रू, किसी एम्प्लॉय के थ्रू, जो मैं किसी भी फर्म के बारे में बताता है। और उसके बाद फिर आपने इन्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में बताया था। ये एक स्ट्रेटेजी टूल है, और इट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई ऑल द एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट। ये एक स्ट्रेटेजी टूल है जो कि ऑल भी एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट जितना भी होता है, जो वो हमें एनवायरमेंट में जो परफॉर्म होता है उसके बारे में आइडेंटिफाई करवाता है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एनवायरमेंट एवोल्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट एनालिसिस। एनवायरमेंट एवोल्यूशन में चेंज इन द ये 3 कंपोनेंट में, सेगमेंट में, पार्ट में डिवाइडेड होता है। मैम आप ऐसे क्यों देख रही हैं मैम, मुझे डर लग पानी रहा है। पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, बहुत थक गए होंगे, आपको नाल आपके ऊपर ट्रांसफर होता है। यस मैम मैंने कुछ नहीं पढ़ा। शाबाश, कब पढ़ेंगे कुणाल? मैम मैंने कोई क्लास सही से अटेंड नहीं किया, लिखा भी नहीं है कुछ सही से, आधा आधा सब में लिखा हुआ है। वैसे कब तक चलेगा? मैम अभी तक मैम स्टार्टिंग से इंटरनल एनवायरनमेंट्स। नहीं, जहां से मैंने छोड़ा है। फिलहाल तो लास्ट वाला टॉपिक बच रहा है। कौन सा? अप्रोचेस हो गया, स्क्रीनिंग वाला, स्वॉट एनालिसिस बचा हुआ। मैम मैंने सॉर्ट के बारे में भी नहीं बताया, फिर मैंने उसका सिस्टमैटिक अप्रोच। एक और बताया था मैम, उसके बारे में भी नहीं बताया मैंने, मैम 3 वो अप्रोचेस भी ऑफ नहीं बताया मैम। एनवायरमेंटल हाँ, स्कैनिंग वो भी वाला। नहीं बताया। बताइए, 3 सिस्टमैटिक, यस मैम। यस मैम पहला मैम। अप्रोच है सिस्टमैटिक अप्रोच, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है मैम ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। प्रोसेस भी बचा हुआ है एनवायरनमेंट स्कैनिंग का। यस मैम। प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। बताइए, स्कैनिंग, प्रोसेस शुरू करिए। यस मैम, मीन 4 पार्ट में डिवाइडेड मैम। स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग, एक्सेसिंग। जो स्कैनिंग होता है मैम ईयरली वार्निंग जो डिटेक्ट करता है। मॉनिटरिंग जो मैम गो थ्री स्क्रीनिंग होता है एनवायरमेंटल ट्रेंड्स के हिसाब से। फोरकास्टिंग मैम डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस। और एसेसिंग हो गया मैम इम्प्लीमेंटेशन करना ऑर्गेनाइजेशन में। और 3 अप्रोचेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। फर्स्ट है सिस्टमैटिक अप्रोच, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैम ऑपरेशनल एक्टिविटीज। और एडॉक अप्रोचेस है मैम, जो कर्टेन क्राइसिस आने पर मतलब होता है, अप्रोच किया जाता है ये। वेरी गुड। प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच है मैम, जो सेकेंडरी सोर्स डेटा को कलेक्ट करती है, वो प्राइमरी को नहीं करती मैम। शाबाश। स्वॉट एनालिसिस।
मैम स्टार्ट करूँ स्वाति? हाँ मैम स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, SW जो है मैम इंटरनल फैक्ट आ गया, और OT जो है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो हो गया मैम एक्सटर्नल हो गया अगर वो। आप ऐसे शुरू करें कि ये सारा टेक्निक है जिसके थ्रू स्वॉट मतलब एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं हम लोग। पहला स्वॉट, यस मैम, ठीक है, आप शुरू करिए। यस मैम, जो स्ट्रेंथ हो गया मैम S फॉर, और W फॉर वीकनेस हो गया, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट। SW जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हो गया वो इंटरनल फैक्टर हो गया मैम, और OT जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट हो गया वो एक्सटर्नल हो गया मैम। स्ट्रेंथ मैम कैपेबिलिटीज हो गया, कंपनी क्या बेहतर करती है, कंपटीटर से कुछ डिफरेंट है, कैसा डिफरेंट है वो मैम। लो प्राइस कितना है, वो सब मैम स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस मैम क्या इम्प्रूव करते हैं, क्या इम्प्रूव करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो नेगेटिव वर्क हैबिट है उसको मैनेज करना चाहिए, मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच जो हैबिट हो जिसकी वजह से मैम जो सेल्स में अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। अपॉर्चुनिटीज हो गया मैम, न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेंड हो गया मैम, लोकल इवेंट्स जिससे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं मैम, और इंडस्ट्री ग्रोइंग हो गया अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट हो गया मैम, ऑब्स्टेकल हो गया क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाने पर, जॉब चेंजिंग पर, कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पाने पर। और वीकनेस जो लीड करता है जो थ्रेट को। और स्ट्रेंथ हो गया मैम, गुड ब्रांड नेम हो गया, गुड रेपुटेशन हो गया। चलिए, आप दोनों का तो सेटिस्फैक्ट्री है। कुणाल, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट में आप बेहतर कर पाए। मैम आपने मुझे 34 मिनट्स बुलवाया और इसे मैम आपने 5 ही मिनट बुलवाया है। आपसे दुश्मनी है ना अलग से। मैं रेस्ट जो बचा था ना वो ना बताया ऐसे, तुम फिर स्टार्टिंग भी बताया। मैंने वैसे 34 उनका मिनट्स अभी बताया है मैम। अभी फिर भी अच्छा, आपको नहीं पता चल रहा है कि अगर मैं बोल रही हूँ 34 मिनट्स बोल रही हूँ अगर, तो आपका अचीवमेंट 34 मिनट्स क्लास भी हो गया क्या हम लोगों का? ठीक है, अगर मान लीजिए इतना मैं बोल रही हूँ, इतना अगर मैं बोल रही हूँ तो मतलब आपके अंदर कैपेबिलिटी है, इतना बोलने का क्षमता है, आप अपनी क्षमता को पहचानिए। यस मैम, वो तो है मेरे में। वो तो है पता है मैम। अब आपका बच रहा है फोरकास्टिंग टेक्निक। कुणाल, ये एक्सप्लेन कर पाएंगे? इसमें तो आप थे। नो मैम, नहीं पढ़े मैं। बताइए हामिद, फोरकास्टिंग टेक्निक। मैम फोरकास्टिंग में मैं नहीं था सर। मैम यहाँ तो दो फोरकास्टिंग। हाँ, सिनेरियो प्लानिंग, इशू एनालिसिस, डेल्फी मेथड, सर्वे। यस मैम, डेल्फी मेथड बता दूंगी, मार्केट सर्वे भी बता दूंगी मैम, सारा बता एक्सपर्ट देंगे। ओपिनियन भी बता दूंगी मैम, ये तीनों। यस मैम, ये तो बाकी के नहीं, सर्वे आप ये तो कल ही मैम हुआ है। मार्केट यस मैम, एक्सपेरिमेंट बता सर्वे भी सकते बता हैं, दूंगी टाइम मैम, सर्वे भी बता सकती हूँ। सारा इजी है। यस मैम, टाइम से भी बता दूंगी, ट्रेंड्स। ठीक है, तो फाइनली मैम चैप्टर ये भी 1 मैम, इसमें साइकिलिंग वाला जो आपने बताया था कि इसमें साइकिल के पैडल के तरह घूमता है मैम, इसमें एक डाउट था, आपने बताया था कि ये मतलब डाउट नहीं मैम, बस मैं पूछना चाहती हूँ, आपने बस मुझे इतना याद है कि आपने बताया था साइकिलिंग वाले पैटर्न में कि साइकिल के पैडल के तरह घूमता है। ठीक है, ये एग्जांपल आपने नहीं, दिया था। मतलब ऊपर तो मैम ऊपर नीचे, जैसे साइकिल का पैडल हम लोग ऊपर नीचे करते हैं ना, पहले हाई स्लोप आता है, फिर डाउन जाता है, फिर हाई स्लोप, फिर डाउन। ठीक है, इसीलिए साइक्लिकल बोला गया है इसको। ओके मैम, ठीक है, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर, यही था जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड बिजनेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बता दूंगी मैम। क्या स्वाति? यस मैम। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कुछ नहीं मैम, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले बिजनेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीएम्बल क्या चीज है? बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है, जिसका बेसिकली वो फिलॉसफी है प्रीएम्बल अपना। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या क्या है हम लोगों का लिस्टेड,
वो जानेंगे, और जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, ये 3 है। उसके बाद है हम लोगों का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी लॉ पहले बनाता कौन है, फिर एग्जीक्यूट कौन करवाता है, फिर अगर मान लीजिए कोई अगर मिस्टेक करता है तो पनिशमेंट फिर कौन देता है, ठीक है। लेजिस्लेटर, फिर आपका एग्जीक्यूटरी, फिर आपका जुडिशियल, ये सब है ना 3 बॉडी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स तो अब तक कई बार देखते हुए आए हैं, लेकिन इसमें बस डिफरेंस ये है कि हम लोग को आर्टिकल वगैरह भी पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले अपने प्रीएम्बल से कि बेसिकली प्रीएम्बल है क्या। तो वो आप लिखना शुरू करिए कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहले टॉपिक दे दीजिए आप, और उसका इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट लिख दीजिए। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a brief introductory statement that sets out guideline मैम स्टेटमेंट के बाद क्या बोले? introductory statement that sets out guideline हो गया, Yes, ma'am. to guide people of the nation, comma, to present the principle of the constitution, comma, to indicate the source from which the document derives its authority. Drive. DERIVES, derives its authority and meaning. Full stop. It reflects the hope and aspiration of the people. ठीक है। अगर कोई थेसिस, अगर आपके कोई फैमिली पर्सन कोई पीएचडी वगैरह किए हैं, No, ma'am. अगर यस है नो है तो फिर ठीक है, ओके। एक्चुअल होता क्या है, थेसिस अपने आप में बहुत मोटा होता है, ठीक है। थेसिस जो आप किसी पे रिसर्च करते हैं वो काफी मोटा होता है, और उसका जस्ट जो लिखा होता है एक पतली सी बुक होती है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। वो मोटा से बुक का पूरा सार क्या है वो हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट देके पता चल जाता है, राइट। तो जब आपका वाइवा होता है तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट ही देख लेते हैं कि आपका थेसिस में क्या क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत मोटा है। कॉन्स्टिट्यूशन कभी अगर नेट वगैरह पे अगर आप सर्फिंग करेंगे तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बुक के टाइप का, ये बेसिकली थेसिस के टाइप का, इतना मोटा होता है ना। और वो प्रीएम्बल होता है पतला सा। तो ये प्रीएम्बल बेसिकली वो वही चीज है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उस पतले से बुक में बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट में, प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कैसे फ्रेम हुआ है, किस किस चीज का मतलब किस किस चीज को मद्देनजर रख करके फ्रेम हुआ है, वो सारा प्रीएम्बल में दे रखा होता है, ठीक है। यानी एक प्रीएम्बल देख करके हम लोग जान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ्रेमवर्क है, किस किस चीज पे कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा फोकस होकर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, या कोई फंडामेंटल राइट दिया गया है, या फिर कोई राइट्स एंड ड्यूटीज दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम लोग का एक फिलॉसफी है प्रीएम्बल, या फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फाइन। क्या था लास्ट लाइन आपका? It reflects the hope and aspiration of the people. हाँ, it reflects the hope and aspiration of the people. Full stop. The preamble can be. मैम फर्स्ट पॉइंट है क्या चीज?
ना ना, मैंने point कंटिन्यूशन में लिखिए, कंटिन्यूशन में लिखिए। इट रिफ्लेक्ट्स Can द be- होप, अच्छा, होप एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल हो गया। द प्रीएम्बल कैन बी referred to as a preference which highlight the entire constitution. Constitution. ठीक है, अब इसका ये अडॉप्ट कब किया गया था, ये लिखिए। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949. It was adopted on 26 November 1949. 26 November 26 November 1949. 1949 by the Constituent Assembly. Constituent Assembly, and came into effect on 26 January कब 1950, जब हम लोग 1950. Yes, ma'am. चलिए, came into effect on 26 January 1950, celebrated as Republic Day of India. ठीक है, प्रियम्बल आपका बन गया था 47 में ही, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ 49 में। ठीक है, तो ये जानना है। अब देखिए प्रियम्बल में लिखा क्या रहता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे शुरुआत होता है। ठीक है, Yes, ये ma'am. बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, आज पूरा कंप्लीट कवर नहीं हो पाएगा।